हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आई होप कल का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारा जो तत्व ज्ञान के बारे में, मीन्स दर्शन शास्त्र के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, दर्शन शास्त्र है क्या, समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोगों ने आदर्शवाद के बारे में जाना था। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के जनक कौन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था, आदर्शवाद के जनक हमारे प्लेटो हैं। इन्होंने आदर्शवाद के बारे में बताया है कि मीन्स जो हम सत्य की खोज के लिए हम लोग वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, आज जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रकृतिवाद के बारे में। हम लोग जो प्रकृतिवाद है, हमारा प्रकृतिवाद के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रकृतिवाद किस शब्द से बना है, अर्थ क्या होता है, इसके फादर कौन है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए है, एक बार आप अपनी देख सकते हैं, प्रीवियस जो है रिवीजन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में, नेचुरलिज्म मीन्स प्रकृतिवाद के बारे में जानते हैं। तो प्रकृतिवाद दोस्तों है क्या? प्रकृतिवाद सबसे पहले जानते हैं, प्रकृतिवाद जो है हमारा वो एक कहते हैं प्राचीन तत्व ज्ञान है, सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र है। और जो जीवन की जो सभी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो सभी गतिविधियां होती हैं, वो क्या होती हैं, इसी प्रकृतिवाद के द्वारा ही क्या होती, संचालित की जाती हैं। जो सभी मूल्यों को, मूल स्रोत जो होते हैं वो सब क्या है, प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य की क्रियाकलापों का मार्ग जो है, जो रास्ता होता है वो प्रशस्त करता है, या बोल सकते हैं निर्धारित करता है। जैसे कि हर कोई व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है, अपने भाग्य का निर्माण करने तथा अपने जीवन की दिशा एवं मार्ग को निर्धारित करने का जो अधिकार होता है वो खुद स्वयं प्राप्त होना चाहिए। एक व्यक्ति को खुद ही होना चाहिए सारी चीज़ों का, कि वो अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सके, एक जो राइट वे होता है उस राइट वे पे चल सके। ठीक है, तो प्रकृतिवाद क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, व्यक्तिवादी सिद्धांत होता है। नोट करना, जो प्रकृतिवाद होता है वो मुख्यतः में सब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः व्यक्तिवादी सिद्धांत होता है। क्या होता है, व्यक्तिवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, प्रकृतिवाद में वो में भी क्या होता है, जो सत्य की खोज करते हैं वो हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग आदर्शवाद में हम लोग साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो सत्य होता था उसकी खोज करते थे, तो प्रकृतिवाद में भी हम लोग वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही सत्य की खोज करते हैं। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, जो प्रकृतिवाद है अंग्रेजी भाषा के नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। किसका? नेचुरलिज्म वर्ड का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के योग से बना है, नेचुरल प्लस इज्म। ठीक है, इसमें नेचुरल का जो अर्थ होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत, मीन्स प्रणालीवाद से संबंधित है। ठीक है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है और ये प्रणालीवाद पे प्रणालीवाद से संबंधित है। और इस प्रकार जो होता है प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद कहलाता है। हम यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा में एजुकेशन के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का प्रयोग तो अर्थों में करते हैं, जैसे कि भौतिक प्रकृति, बालक की प्रकृति या मानव की प्रकृति, भौतिक प्रकृति, बाह्य प्रकृति तथा मानव की प्रकृति का अर्थ, मूल प्रवृत्तियां, आवेग, क्षमताएं, जिन्हें बालक के जन्म के साथ, जो बालक होता है वो जन्म के साथ ही लेकर आता है। ठीक है, तो अब प्रकृतिवाद की जो अगर डेफिनेशन देखें, जो हमारे कुछ जो राइटर्स हैं उन्होंने कहा है, तो जेम्स वॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत जो है शरीर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ठीक है, और इसी में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दोस्तों कि जो प्रकृति होती है, जो एक प्रकृतिवादी तत्वज्ञानी थे, जो कि कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अगर बोले दोस्तों, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो प्रकृतिवादी तत्वज्ञानी थे और उन्होंने कहा है कि प्रकृति ही मूल्यों का स्रोत है, जिनका अस्तित्व क्या होता है, इससे अलग नहीं है। और व्यक्ति क्या होता है, प्रकृति का विकास करता है, इसलिए व्यक्ति जो है वो समाज से अधिक महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्ति को दिया है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, समाज से ज़्यादा अधिक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, अब यथार्थ चाहे जैसा भी हो, उसका अस्तित्व भौतिक संसार में विद्यमान होता है। ठीक है, जो प्रकृतिवाद होता है शरीर तथा मन की अंतः क्रियाओं का उपासक होता है। और शिक्षा तभी सफल हो पाती है दोस्तों, जब वह व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति की रुचियाँ, क्षमताएं, आवश्यकता, योग्यता पर आधारित हो। अब इसी में कॉमोनियस ने कहा है, कमोनियस है, हमारे बेस्डो है, रूसो हैं, डेमोक्राइटस है, पेस्टोलॉडी है, तो इन सब ने कहा है कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही मनुष्य का प्रथम शिक्षक है। क्या है? प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग प्रकृति ही मनुष्य का शिक्षक है और खेल शिक्षा का प्रभावशाली साधन है। खेलना जो होता है वो मनुष्य की स्वाभाविक, जैसा कि जानते हैं, प्रवृत्ति, जैसा कि हम लोगों ने प्ले थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया है। तो खेलना क्या होता है, ये एक नेचुरल जो होती है सामान्य प्रवृत्ति होती है एक मनुष्य की।
ठीक है। खेलना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती, बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य कुछ ना कुछ खेलता ही रहता है। खेल द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। खेलों के द्वारा जो होता है मनुष्य जो व्यक्ति होता है उसका वृद्धि का विकास संभव होता है। विद्यार्थियों का शारीरिक मानसिक जो होता है डेवलपमेंट होता है, विकास किया जा सकता है प्रत्येक विद्यार्थी का। और प्रत्येक विद्यार्थी में जो शारीरिक दृष्टि से सक्रिय, उसकी जिज्ञासा है, उसकी जो उत्तेजनाएं हैं, उन सब की जो प्रवृत्ति होती है वो खेलों के द्वारा पाई जाती है। तो प्रकृतिवादी जो होता है वो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए, जो प्रकृतिवादी शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता है उसको ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसका जो होता है डे बाई डे निरंतर मीन्स विकास हो सके, जैसे दौड़ना, कूदना, ढकेलना, उछलना आदि जो होती है इन सारी एक्टिविटी के द्वारा। तो विद्यार्थियों का जिसके कारण विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनका शरीर जो है हष्टपुष्ट हो सके, बलशाली बन सके, उनका मस्तिष्क जो है, उनके स्नायु तंत्र है, उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो पेशियां हैं वो क्या हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, वो सबल बन सके। तो सामूहिक जो शारीरिक प्रक्रियाओं में विद्यार्थी के चारित्रिक गुणों का विकास होता है, विकास हो इसके द्वारा जो होता है जो स्टूडेंट होता है उसके चारित्रिक गुणों का विकास होता है। तो कह सकते हैं प्रकृतिवाद जो शिक्षा है वो कह सकते हैं भूमंडलीय पर बल देता है। किस पे बल देता है? भूमंडलीकरण पर बल देता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भूमंडलीकरण पर कौन बल देता है, तो प्रकृतिवाद जो होता है भूमंडलीकरण पर बल देता है। तो सभी जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। जैसे कि बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो जो स्टूडेंट है वो सारे क्या होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बड़ी जिज्ञासु होती है, और वो अपने जो आसपास का जो स्वाभाविक वातावरण होता है और अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए जो शारीरिक शिक्षक को शिक्षण वातावरण को प्राकृतिक तरीके का बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसको? जो शारीरिक शिक्षक है, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, तो उसको प्रकृतिवाद के तहत जो उसका वातावरण है, किसका वातावरण? शिक्षण का जो एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट है उसको प्राकृतिक बनाने का जो है प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी जो होते हैं उनको क्रीड़ा में, खेल में उचित प्रदर्शन करने के लिए उनको सदैव मोटिवेट करना चाहिए, सदैव प्रेरित करना चाहिए। और विद्यार्थियों का जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ को लेके उसको जो होता है जागृत करना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन के लिए भी उसको जो होता है उसको एक्टिविटी के लिए उसकी बॉडी को, उसके अंदर स्टेमिना को डेवलप करना चाहिए। उसको निरंतर जो होता है कहते हैं मोटिवेट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो ये हमारा प्रकृतिवाद कहलाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बताया नहीं, प्रकृतिवाद के जनक कौन है दोस्तों? तो प्रकृतिवाद के जो जनक है वो रूसो कहलाते हैं। ठीक है, कौन है? रूसो कहलाते हैं। अब आदर्शवाद के जनक कौन थे? जैसा कि जानते हैं आदर्शवाद के जनक जो है हमारे प्लेटो थे, और प्रकृतिवाद के हमारे रूसो हैं। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। प्रकृतिवाद तो इंग्लिश में लोग नेचुरलिज्म कहते हैं। ये दो वर्डों से बना है, नेचुरल प्लस इज्म। नेचुरल का अर्थ जैसा कि आपको पता है प्रकृति होता है, और इज्म का अर्थ जो होता है सिद्धांत या ज्ञान होता है। और जो प्रकृतिवाद है सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो प्रकृतिवाद जो है सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके जो प्रतिपादक हैं रूसो माने जाते हैं। और ये जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिद्धांत है ये किस पर बल देता है? ये सबसे ज़्यादा जो होता है व्यक्तिवादी है। क्या होता है? व्यक्तिवादी होता है। ठीक है, व्यक्तिवाद पर बल देता है। और इसमें जो होते भौतिकवाद संबंधी जो होते दर्शन शास्त्र भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। और जो प्रकृतिवाद होता है उसका जो मेन जो केंद्र बिंदु में पॉइंट होता है, सेंटर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? विश्व में जो है भौतिक तत्व आते हैं और सत्य की प्रकृति की भौतिक के अस्तित्व में ही निहित हो जाते हैं। तो प्रकृतिवादी जो दार्शनिक होते हैं केवल भौतिक संसार होता है ना, भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति जो होती है जीवन मूल्यों का ही स्रोत है, और यह जो होते प्रत्येक व्यक्ति के विकास का निर्धारण करती है। और प्रकृतिवाद जो होता है उन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? उन सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनमें व्यक्ति की आत्मविकास, ठीक है, कौन सा? आत्मविकास हो, वृद्धि से संबंधित हो। तो प्रकृतिवादी जो दार्शनिकों का मानना क्या होता है कि मनुष्य एक जीव है। क्या है? मनुष्य एक जीव है, और उसका जो आचरण है, जो उसका बिहेव है, जो व्यवहार है, वो मुख्य रूप से उससे के एक प्रकार से प्राकृतिक जीव होने का परिणाम है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने माँ के गर्भ से जब बाहर आता है दोस्तों, तो वो क्या करता है? वो जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है, बाहरी वातावरण होता है, उससे खुद ही स्वयं ही धीरे धीरे जुड़ जाता है, जिससे उसका जो जैसे कि सांस लेता है, वो उसका हिलना डुलना, उसका रोना, ये सारी एक्टिविटी वो स्वयं ही बाहर के इन्वायरमेंट में आके करने लगता है। और उसकी जो इसको जो होते हैं हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति का परिवर्तन भी कहते हैं। मीन्स जैसे कहते नहीं है कि नेचुरलिज्म इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मीन्स जो प्राकृतिक का परिवर्तन इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक का परिवर्तन। मीन्स नोट करना, नेचुरलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कहने का तात्पर्य मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रकृति ही उसका जो होता है प्रथम शिक्षक होता है। जो प्रकृतिवाद कहता है कि जैसे प्रकृति ही क्या होता है, किसका जो बच्चा आया है उसका जो सबसे पहला शिक्षक होता है वो क्या होता है?
प्रकृति ही होती है जो उसे ये सारी एक्टिविटीज़ करने की ज्ञान देती है। ठीक है, अब जैसे खेल की बात करें तो वो खेल जो होता है जैसे जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे खेल के द्वारा हम कह सकते हैं जन्मजात प्रवृत्ति होने के साथ साथ क्या होता है, खेलों के द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आत्म शिक्षण, आत्म अध्ययन में सर्वांगीण जो होता है सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा में जो ये एक्टिविटी है उन क्रियाओं या कार्यक्रमों का समावेश होना चाहिए जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सके। ठीक है, और इसलिए इनकी आवश्यकताएं जो है, अभिरुचियां जो है आदि का समावेश होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा जो रूसो के अलावा जो होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकृतिवाद पर अपना योगदान दिया है। अब इनके नाम भी नोट कर सकते हो, पूछ सकता है। तो जैसे कि इसमें जो नाम है बेस्डो है, पेस्टोलॉजी है, कोमोनियस है, डेमोक्राइटस है और एपिक्यूरियस हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे प्रकृतिवाद में रूसो के सिवा जो हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। तो ये सारे जो राइटर्स हैं जो प्रकृतिवादी हैं इन सब ने भी अपना जोर दिया हुआ है। तो होप आप समझ गए होंगे प्रकृतिवाद। ठीक है, आदर्शवाद के जनक कौन है, प्लेटो है, प्रकृतिवाद के रूसो हैं। ओके, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों सत्य की खोज के लिए किसका यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, बात है वो भौतिक संसार को ही सत्य मानता है। ओके, अब ये कुछ हमारी एक्सोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म में इस प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा है। तो आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप देखना चाहो तो देख सकते हो क्या क्या है। तो इसके द्वारा होता है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रकृति हो वैसे ही हम लोगों को बिहेव करना चाहिए। और यह वाद कोई आध्यात्मिक या नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता है। मीन्स जो ये हमारा प्रकृतिवाद है कोई आध्यात्मिक और नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता है। और प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोच्च स्थान दिया। किसको स्थान दिया, सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। और समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को यह स्वीकार नहीं करने देते हैं। ठीक है, समाज द्वारा जो निर्धारित जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, ये जो प्रकृतिवादी होते हैं स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रकृतिवादी के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान होता है। ठीक है, ये हमारी थी कुछ चीजें थी। और यहाँ पे हमारा क्या है देख सकते हैं हम, यहाँ पे प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा से वही निम्न है जैसे कि मनुष्य प्रकृति का अंग है, प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के विपरीत है। मीन्स कुल मिलाकर प्रकृतिवाद जो है बिल्कुल फ्री है, वो अध्यात्म जो पाश्चात्य सब चीज़ें हैं ना उन पे विश्वास नहीं करती, समाज का बिल्कुल वो नहीं करती। वो सिर्फ भौतिकवादी संबंधी जो होते हैं भौतिकवाद पे विश्वास करती है। और मनुष्य को जो व्यक्ति होता है वो चाहती कि व्यक्ति को जो होता है अपने जीवन को दिशा और उसको मार्ग निर्धारित करने का अधिकार स्वयं को होना चाहिए। ठीक है, ये कुल मिला के प्रकृतिवाद का यही मतलब है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने किसके बारे में, यथार्थवाद के बारे में। मीन्स जिसको हम लोग रियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियलिज्म बोलते हैं। तो यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है पहले जानते हैं। तो यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रियलिज्म शब्द जो होता है दो शब्दों के योग से बना है, जैसा कि देख सकते हो रियल प्लस इज्म। रियल का मतलब क्या होता है, रियल शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों ग्रीक भाषा के रिस RES शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य होता है वस्तु। तो रियल शब्द का अर्थ हुआ वस्तु संबंधी और इज्म का अर्थात क्या हुआ, अभिप्रायवाद। मीन्स इस प्रकार का जो रियलिज्म से अभिप्राय है वस्तु संबंधी विचारधारा। क्या है, वस्तु संबंधी विचारधारा। रियल का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, रियल का अर्थ जो हुआ वो हुआ वस्तु संबंधी। ठीक है, इज्म का अर्थ हुआ अभिप्रायवाद। ठीक है, तो अब रियल जो होता है किस भाषा से बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के रिस RES बोल सकते हैं, इससे इसकी उत्पत्ति हुई किसकी, यथार्थवाद की। अब यथार्थवाद के जनक कौन है, पितामह कौन है। तो यथार्थवाद के जो पितामह है दोस्तों उनको अरस्तु माना जाता है। क्या माना जाता है, अरस्तु जो है यथार्थवाद के पितामह है। तो यथार्थवाद शब्द हिंदी में देख सकते हैं, यथार्थवाद शब्द यथा प्लस अर्थ धनवाद से मिलकर बना है। अर्थात जो वस्तु जैसे है उसको उसी रूप में स्वीकार करना अथवा उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना ही यथार्थवाद है। तो आई होप इसे समझ गए, मतलब जो चीज जैसी हो हमको उसको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, उसको उसी रूप में स्वीकार करना ही हमारा यथार्थवाद है। ठीक है, जैसे मैं जैसी हूँ, मेरे अंदर जो क्वालिटी है सामने वाले को मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रियलिज्म, यथार्थवाद। जैसे रियलिटी दिख रही ना, रियल ही दिखना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। तो ये रियलिज्म पे बिलीव करता है, विश्वास करता है। ठीक है, यथार्थवाद जो है। तो यथार्थवाद की जैसे कि पता है हमारे जो पितामह है वो हमारे कौन है, देख सकते हैं अरस्तु है, अरिस्टोटल जिनको बोलते हैं। 1983 से 1932 BC में इन्होंने क्या किया था, ये रियलिज्म का जो है, रियलिज्म नामक जो ये हमारा वाद है, आदर्शवाद, इसका जो है इन्होंने उद्घाटन में कह सकते हैं बनाया था, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो है अरस्तु का कथन था दोस्तों। अरस्तु जैसे कि जानते हैं डेफिनेशन हमारी, अरस्तु ने कहा था जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका जो मेन आधार है वो भौतिक है। मीन्स यथार्थवाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, वही जो हमारे सामने आता है
यह सत्य वही है जो हमारे समझ है, ठीक है। यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सत्य की खोज जो होती है वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। तो सेम यहाँ भी जो यथार्थवाद है, यहाँ भी हम लोग सत्य की खोज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। मीन्स वैज्ञानिक तरीके से यहाँ भी हम लोग किसकी खोज करते हैं, यथार्थवाद की खोज करते हैं, ठीक है। तो यथार्थवाद के राइटर कौन है, जनक कौन है, तो यथार्थवाद के जनक जो है हमारे कौन है, अरस्तु हैं। तो यथार्थवाद की अगर उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो एक्विनस, स्पाइनोजा, सेंट थॉमस, विलियम जेम्स, डी कार्ते, कैंट, कोमोनियस, जॉन लॉक, ये सारे जो दर्शन शास्त्री थे या तत्वज्ञानी थे, इन सब के द्वारा हुई, ठीक है। ये शब्द भी इन्होंने इसमें सहयोग किया है। तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो यथार्थवाद के अनुसार जो ब्रह्मांड ही क्या होता है, वो सत्य होता है, जो विभिन्न जो हमारे पदार्थ से निर्मित है, जो यह पदार्थ समय स्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो यथार्थवादी जो तत्वज्ञानी होते हैं वो शिक्षा को एक ऐसा उपकरण मानते हैं, एजुकेशन को एक ऐसा उपकरण मानते हैं जिससे क्या हो गए, मनुष्य के समझने, सत्य को जानने, विचारों एवं जीवन में एक अनुशासन क्रम लाने की योग्यता का निर्माण करता है। यही हमारा यथार्थवाद कहलाता है। अब यथार्थवादी जो तत्वज्ञानी कह सकते हो या यथार्थवादी जो दर्शन शास्त्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो इन्होंने कहा है कि मनुष्य को जीवन के प्रति वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति एक व्यक्ति को, एक ह्यूमन को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और उसे सत्य को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधियों, जो साइंटिफिक मेथड है, उनका प्रयोग करना चाहिए, ओके। और कहता है कि हमारा जो यथार्थवादी जो दार्शनिक है वो कहते हैं मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, ओके, खोज करना चाहिए। और शिक्षा के जो मूल मंत्र हैं, प्रश्न है, जांच है, परीक्षाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ओके। अब जैसे स्वास्थ्य समायोजन है, शक्तिवर्धन है, ये सारे जो उद्देश्यों की रचना यथार्थवादी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को करना चाहिए। मीन्स जो हमारा, हम लोग जैसे फिजिकल एजुकेटर हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक शिक्षा है उनका जो उद्देश्य है, उसका जो आधार है, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को जो है स्वस्थ बना सके। जैसे कि अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जिसके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जो एबिलिटी है, जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं और जो सीमाओं को जो होता है ना, एक ध्यान में रखकर ऐसा कैरिकुलम बना सके जिससे उनका होल डेवलपमेंट हो सके। तो यथार्थवाद का कथन, जैसा कि आप जानते हैं यथार्थवाद का कथन क्या है, याद रखना, क्वेश्चन अगर आता है यथार्थवाद का कथन क्या है, तो यथार्थवाद का जो कथन है वो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जितना अधिक शरीर हमारा स्वस्थ होगा, उतनी ही आत्मा की आज्ञा का पालन करेगा, ओके। तो विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आवश्यक है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करें, उनको सिखाएं, ठीक है। अब वो कैसे भी तरीके से समझें, उनको समझाएं, उनको मोटिवेट करें, और जिससे कि क्या हो, शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, उनके शरीर के स्वस्थ रखने के बारे में बताएं। जिसके लिए हम लोग को विद्यार्थियों को नियमित रूप से एक्टिविटी में एक्सरसाइज, व्यायाम करवाया जाए, जिससे उनका जो होता शरीर है वो सुदृढ़ बन सके, स्वस्थ बन सके। तो यथार्थवादी जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता है, उसको जो स्टूडेंट है, विद्यार्थियों के व्यवहार, विकास और उसकी जो गति है, एक्टिविटीज है, उसके बारे में उसको भली भांति परिचित होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही किसी को भी करा दो, आपको हर एक स्टूडेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, बिहेव के बारे में, तभी आप उसका जो है डेवलपमेंट कर सकते हो, उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हो। तो वह विद्यार्थियों को क्या, जो शारीरिक शिक्षा है, मीन्स जो यथार्थवादी शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है, उसको क्या होता है, विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो होता है विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी एबिलिटी जो है 5 किलो वजन उठाने की और आप उसको 10 किलो का वेट दे दो। तो उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या हो, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको वर्क कराओ, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको अवसर दो, ठीक है। अब शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को सिखा सकता है, उसे प्रोत्साहित कर सकता है, परंतु उसे विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए विवश नहीं कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, आप उसको, एक टीचर हो तो आप उसको अच्छे से सिखा सकते हो, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सकते हो, बट उसे जो है, जो एक मीन्स कह सकते हैं, उसे कीर्तिमान, जो एक उसे यश प्राप्त करना, कीर्तिमान हासिल करना, आप उसके लिए उसे बाद में नहीं कर सकते। जो उसका रुचि है, जो उसकी इच्छा है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बस आप उसको प्रेरित कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको सिखा सकते हो। तो इतना आप काम कर सकते हो। तो ये हमारा प्रकृतिवाद होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नोट करना बताने में, तो यथार्थवाद मीन्स यथार्थवाद के जो जनक है हमारे, वो कौन है, अरिस्टोटल है, अरस्तु है। इन्होंने जो है कहा है, यथार्थवादी सिद्धांत दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का
का वास होता है। इनके अकॉर्डिंग जो होता है मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए और मनुष्य को जीवन के प्रति अपना वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और सत्य को ज्ञात करने के लिए जो होते हैं साइंटिफिक मेथड का यूज करना चाहिए। ओके, शारीरिक शिक्षक के बारे में जान लिया आपने कि अगर एक यथार्थ शारीरिक शिक्षक है तो वो उसको विद्यार्थियों के व्यवहार, उसके विकास, उसकी गति को भली भांति से उसको परिचित होना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको जो है स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव करना चाहिए, उसको नियमित व्यायाम कराना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती है? यथार्थवाद में, रियलिज्म के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है ह्यूमनिज्म आता है। क्या आता है? ह्यूमनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मानवतावाद कहते हैं। तो अब मानवतावाद के बारे में बात करें तो ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिज्म के बारे में जो ये दर्शन शास्त्र होता है, कौन सा ह्यूमनिज्म जो दर्शन शास्त्र है, ये अंग्रेजी भाषा के ह्यूमनिस्ट शब्द की लैटिन भाषा की उत्पत्ति होमो शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मानव। जैसे कि नाम है ना ह्यूमनिस्ट, तो ह्यूमनिस्ट की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के होमो वर्ड से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? मानव होता है। ओके, तो अब ये ह्यूमनिस्ट जो है, ह्यूमनिस्ट के बारे में बात करें कि इसके जो फादर है, मीन्स कह सकते हैं, तो पहले तो ये जानते हैं ये जो दर्शन शास्त्र है इसको हम लोग मॉडर्न ह्यूमनिज्म, नेचुरलिस्टिक ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, एथिकल ह्यूमनिज्म तथा डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य के, उसके जीवन के जो वैल्यूज होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उसका ज्ञान जो होता है उसके ज्ञान से संबंधित होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं इस दर्शन शास्त्र में कहते हैं कि इस दर्शन शास्त्र के आधुनिक कालीन जो प्रवर्तक है वो कौन है? इस आधुनिक कालीन प्रवर्तक जैसे कि इसको अब्राहम मैस्लो हैं। कौन कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन है, कार्ल रोजर्स हैं। जनरली अगर आप देखोगे कि इसके, अगर पूछोगे कि इसके जनक कौन है, तो अब्राहम मैस्लो का नाम पहले आता है। किसका आता है? अब्राहम मैस्लो का आता है। और इसके साथ हमारे बहुत सारे जो हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना सहयोग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि नाम बताया मैंने, जो हमारे कौन कौन से मार्गरेट हैं, सेंट कार्ल रॉजर्स हैं, अब्राहम मैस्लो है, आइंस्टीन है, ये सारे जो है आधुनिक जो है दर्शन शास्त्र के परिवर्तनकालीन है, जिन्होंने परिवर्तन किया हुआ है, ये सारे हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें मानववाद जो शब्द होता है, जैसे कि आप समझ गए अंग्रेजी पर्यायवाची की ह्यूमनिस्ट शब्द का जो होता है, ह्यूमनिस्ट शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मानव। ठीक है, तो किसी भी शब्द के अर्थ को निश्चित करने के लिए शाब्दिक विश्लेषण के अतिरिक्त ऐतिहासिक जो सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो ऐतिहासिक जो परंपरा है, मीन्स जो हमारा ऐतिहासिक परंपरा है, तो ऐतिहासिक परंपरा में कोई भी जो शब्द है जिन अर्थों का प्रयोग किया जाता है और उनसे अनेक अर्थ विभिन्न पहलुओं का विकास होता है। इसलिए मानववाद शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि ऐतिहासिक विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस ऐतिहासिक विकास से क्या होता है, मानव कल्याण के लिए भी जो तत्व उपयोगी पाए गए हैं उन सबको मानववाद के साथ जोड़ दिया गया है। कुल मिला के मतलब कह सकते हैं कि जो मानववाद है वो क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में एक इकाई है, इसे किसी दल या किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। मानववादी तत्वज्ञानी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति की जो व्यक्तित्व प्रतिभा होती है उसका विकास करना होता है। मीन्स अगर आप व्यक्ति हो, आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको डेवलपमेंट करना इसका मेन एम होता है। मानववादी जो तत्वज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आत्म यथार्थीकरण तथा आत्म अनुष्ठान करना होता है। ओके, अब मानववाद की जो कुछ मानववाद की मूल मान्यताएं हैं जो कि हमारे 3 प्रकार की, मानव केंद्रित मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड, दूसरा मानववादी मूल मीन्स ह्यूमनिस्ट वैल्यूज, और तीसरा हमारे मानववादी परिप्रेक्ष्य। तो ये जान लीजिए, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना नहीं आता, बस जनरली हम जैसा कि बताया फादर के बारे में पूछते कौन इसके जनक है। हाँ, नेट लेवल में थोड़ा सा बीच में आपको थ्योरी दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये किस सिद्धांत के बारे में बताया गया, किसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया है। जैसे कि प्रकृतिवाद के बारे में कुछ दे दिया कि जिसमें व्यक्ति का आत्मविकास वृद्धि संबंधी होता है, तो ये किस उससे लिया गया है। तो ऐसा कुछ दे सकते हैं आपको जो नेट लेवल के एग्जाम होगी। बाकी जो नेट लेवल के नीचे एग्जाम आते हैं उसमें सिर्फ हमारे फादर्स के बारे में ही पूछेंगे कि इसके जनक कौन है। तो ये हमारा मानववाद हुआ। कुल मिला के मानववाद में इतना नोट कर सकते हैं कि मानववाद जो है इसके जो जनक है अब्राहम मैस्लो हैं। ठीक है, और ये जो होता है मानववाद किस पे विशेष ध्यान देता है, मानववाद जो है सबसे ज़्यादा जो जोर देता है, सबसे ज़्यादा जो इसका जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो व्यक्ति जो होता है उसको खुद को ही अपने आप में एक यूनिट, एक इकाई मानता है। उसको किसी भी ग्रुप, किसी भी दल, किसी भी समूह का अंश नहीं मानना चाहिए। मानववादी जो तत्वज्ञानी हैं, जो दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने जो होता है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व जो प्रतिभा होती है उसका विकास करना ही मानववादी तत्वज्ञान का मेन लक्ष्य होता है। और ये जो होता है व्यक्ति के आत्म यथार्थीकरण का आत्मानुष्ठान करता है। मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा ये
मानववाद है वो क्या करता है, जो मानव उसके मूल, उसकी सोच, उसके ज्ञान आदि से संबंधित होता है, किसके, व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के वैल्यूज, उसके सोच, उसके बिहेव से संबंधित मानववाद कहलाता है हमारा। ठीक है, कहता है कि मानववाद को जानने के लिए हमें क्या होता है, हमें जो ऐतिहासिक जो तत्व हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐतिहासिक सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है हमें मानववाद को जानने के लिए। और इस ऐतिहासिक विकास से ही हमारा जो मानव कल्याण के लिए जो भी तत्व उपयोगी है उस वे सब हमारे मानववाद के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक जो सर्वेक्षण है किसके लिए जरूरी है, तो मानववाद के लिए ऐतिहासिक सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब अगला जो हमारा है दोस्तों व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद के बारे में, मीन्स प्रैग्मेटिज्म के बारे में, जिसको हमारे जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवे भी बोलते हैं, जॉन डीवे भी बोलते हैं। तो देख लेना जॉन डीवी ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद के बारे में किसने बताया हुआ है, इसको हमारे जॉन डीवी ने बताया है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है दोस्तों, व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं। तो जो ये विलियम मतलब कह सकते हैं इसमें जो विलियम जेम्स और हेरेक्लाइटिस जो हैं, जॉन डीवी तथा फ्रांसिस बेकन जो है व्यवहारिकतावाद के प्रवर्तक थे। कौन कौन था, नाम याद कर लेना, क्वेश्चन इससे भी बनता है कि व्यवहारिकतावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो पहले तो जॉन डीवी थे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन थे, विलियम जेम्स थे, हेरेक्लाइटिस थे। ये सारे जो थे व्यवहारिकतावाद के जो थे प्रवर्तक थे। तो व्यवहारिकतावाद को जो दोस्तों व्यवहारिकतावाद है या फिर इसको हम लोग प्रयोजनवाद कह सकते हैं, इसको आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का अग्रज भी कहा जाता है। मैं जो हमारा आदर्शवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, आदर्शवाद जिसके जनक हमारे प्लेटो हैं, यथार्थवाद जिसके जनक हमारे अरस्तु हैं। तो जो ये व्यवहारिकतावाद है इन दोनों से बड़ा क्या मानते हैं, अग्रज मीन्स पहले। तो व्यवहारिकतावाद को सबसे पहले माना जाता है, किससे पहले, आदर्शवाद और यथार्थवाद के सबसे पहले व्यवहारिकवाद को माना जाता है। क्यों माना जाता है, अनुभव तथा ज्ञान व्यवहारिकतावाद के मूल सिद्धांत होते हैं। अगर किसी को अनुभव है, ज्ञान है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो व्यवहार मीन्स जो प्रयोजनवाद है, जो व्यवहारिकतावाद है, इसके जो है मूल सिद्धांत होते हैं। तो जो व्यवहारिकतावादी जो तत्वज्ञान है मीन्स जो दर्शन शास्त्र है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो उसके अनुभव जो होते हैं अलग अलग होती है, उसकी सोच जो होती है अलग अलग होती है। तो व्यवहारिकतावाद एक सिद्धांत एवं विधि है जो व्यवहारिक तथा निपुण जो निपुण कह सकते हैं, निपुण जो पटपाटी होती है, जो यथार्थिक वस्तुएं होती हैं, जो संगठनाएं होती हैं, इन सब से निपटती हैं। और किसी सिद्धांत की कसौटी इसकी सफलता नहीं है कि किसी सिद्धांत की कसौटी पे नहीं उतरता है। ठीक है, जो व्यवहारिकतावादी है वो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक जो होता है, मीन्स अब अगर हम बात करें जो हमारा व्यवहारिकतावादी है वो शारीरिक शिक्षा में इसका क्या योगदान है, तो जो व्यवहारिकतावादी जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक है वह विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देता है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है, कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है। इसका जो पाठ्यक्रम होता है, जो कैरिकुलम होता है, वो उसके अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, किस पे आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है। क्वेश्चन आता है कौन से ऐसा जो वाद है या दर्शन शास्त्र है या किस शास्त्र में जो है कहा गया है कि जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है वो उसके अनुभव पर आधारित है, तो वे ये जो है व्यवहारिकतावाद पे आधारित है। व्यवहारिकतावाद के जो जनक है वो हमारे कौन है, जॉन डीवे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता है विद्यार्थी को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कहता है, प्रैग्मेटिज्म कहता है। ठीक है, इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो किस पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है। और पाठ्यक्रम जो होता है सामाजिक दृष्टि से सार्थक होना ही भी आवश्यक है। ऐसा कि नहीं आप कुछ भी रख दो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके सामाजिक दृष्टि से उसकी वैल्यू हो, सार्थक हो, ऐसा होना चाहिए। अनुभव द्वारा ही व्यक्ति को क्या होता है, उचित अनुचित की पहचान होती है। और शिक्षा की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, जो कार्यक्रम है, विद्यार्थियों द्वारा समाज को अनुकूलित होनी चाहिए, विद्यार्थी और समाज के दोनों के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, और व्यवहारिकतावाद में शारीरिक शिक्षा को जो शिक्षक है उसको विद्यार्थियों की जो रुचि होती है, आवश्यकताएं होती है, योग्यताएं होती हैं, उसके अनुरूप ही कार्यक्रमों को तैयार करना चाहिए, कार्यक्रमों को संचालन करना चाहिए। तभी उसको सहायता, कार्यक्रमों को संचालन जो होता है, जो एक्टिविटीज होती हैं, जब वो विद्यार्थियों की रुचियों के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानेगा तभी वो अपने संचालन को, अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। मीन्स ये सारी चीज़ें उसको कार्यक्रम के संचालन में सहायता प्रदान कर पाएंगी। तो इसी में हमारे जीगलर ने कहा है, जीगलर के अकॉर्डिंग व्यवहारिकतावाद शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का क्या है, शारीरिक शिक्षा का एक प्रायोगिक उपागम है जो बालक को चाहे घर पर हो या पाठशाला में यथार्थ अनुभव प्रदान करता है। व्यवहारिकतावादी जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, विधियों के प्रयोग से विद्यार्थी को निडर, आत्मविश्वासी बनाता है। अनुभव ही विद्यार्थी के संबंधता, निष्पादन, उपलब्धि की अनुभूति का सृजन करते हैं। जो व्यवहारिकतावादी जो शिक्षा है, व्यवहारिकतावादी शिक्षा के द्वारा जो विद्यार्थी होता है उसके अंतर्गत विनम्रता आती है, आत्मसम्मान आता है, राष्ट्रीय गौरव आती है, आत्म जो सलभा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस होता है, वो सारी चीजें जो होती हैं, इन गुणों का विकास किसके द्वारा होता है? व्यवहारिकतावाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? व्यवहारिकतावाद के द्वारा होता है। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर सकते हो, व्यवहारिकतावाद मीन्स व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद कहते हैं। इसके जो जनक है, इसके जनक हम लोग मानते हैं कि हमारे जो जॉन डीवे हैं, ठीक है। जॉन डीवे के अलावा हैरिस लिस्ट है, फ्रांसिस बेकन है, विलियम जेम्स है, इन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया हुआ है। व्यवहारवाद को हम लोग एक्सपेरिमेंटिज्म के नाम से भी जानते हैं, और कई मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों प्रयास किया है, जिसमें जो मेन वैज्ञानिक थे जॉन डीवी थे, ठीक है। तो जॉन डीवी ने कहा कि दर्शन शास्त्र के प्रभाव के पश्चात ही व्यवहारवाद को डिवीज़ नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? डिवीज़ नाम से जाना जाता है। और व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव इस सिद्धांत के मूल है। क्या है? व्यवहारिकता, दक्षता और अनुभव जो होते हैं वो व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत होते हैं। यदि कोई अनुभव किसी सफलता की प्राप्ति में सहायक हो तो केवल वही अनुभव जो होता है फॉलो करने योग्य माना जाता है। मीन्स कहा जाता है कि सफलता एक अनुभव की कुंजी होती है, ठीक है। एक चाबी, एक की है जो है, क्या है? सफलता का अनुभव। मीन्स अनुभव की बात की गई। अनुभव की बात कौन करता है? व्यवहारवाद करता है। तो व्यवहारिकता नाम और सत्य दर्शन जीवन के परिवर्तन, सत्य को अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करता है और समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान का उत्तम साधन होता है। तो जैसा कि बताया, जो शारीरिक शिक्षा का शिक्षक होता है वो व्यवहारवाद का अत्यंत उसके लिए महत्व होता है, क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा जो होती है वो व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो शारीरिक शिक्षा में खेल क्रीडाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, स्किल्स को सिखाना होता है, वो व्यवहारिक रूप से करने पर उनका जो प्रदर्शन करने का तरीका होता है, जो सिखाने का तरीका होता है, वो व्यवहार पे डिपेंड करता है, जिसके द्वारा वो स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। मीन्स अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तभी स्टूडेंट आपसे क्या होता है? कनेक्ट रह पाएगा। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्यवहार। जैसे कि व्यवहार के बारे में बताया कि अगर आपका व्यवहारिक स्वरूप अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आप अपनी एक्टिविटीज़ का संचालन जो है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो छात्र है वो किसी स्किल को सीखने चाहता है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डर है, तो वो क्या होता है? आप उसके डर को निकाल सकते हो, उसको अभ्यास करा के, अपने व्यवहार को अच्छा करके, उसके भय को दूर करके आप उसको बेस्ट बना सकते हो, उसको मतलब सबको सिखा सकते हो, उसको बेटर बना सकते हो, उसके डर को निकाल कर। तो मिस कुल मिला के हमारा जो व्यवहारवाद है किस पर डिपेंड करता है? हमारे अनुभव पे। मिस हम अनुभव के द्वारा हर चीज़ का समाधान कर सकते हैं। व्यवहार अगर आपका बेटर होगा तो आप स्टूडेंट को बहुत बेटर तरीके से सिखा सकते हो। इसके लिए आपको स्टूडेंट की जो चीज़ें, रुचियाँ हैं, योग्यताएँ हैं, इन सब के बारे में जानना चाहिए। अगर उसको किसी चीज़ पर डर लगता है, फियर है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको क्या है, उसके मन से निकाल कर उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में उसको सिखा सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी हमारा देख लिया आपने प्रयोजनवाद, जिसको कि हम लोग क्या व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद कहते हैं। जॉन डीवी इसके फादर हैं। अब प्रयोजनवाद के सिद्धांत वगैरह ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या है? प्रयोजनवादी सिर्फ जो होते हैं व्यवहारिक जीवन से संबंध रखना ही उचित समझते हैं, ठीक है। जो ये प्रयोजनवादी होते हैं, मीन्स जो व्यवहारवादी होते हैं, वो सिर्फ व्यवहारिक जो जीवन होता है उससे संबंध रखते हैं। इनके लिए ईश्वर, आत्मा, धर्म इत्यादि का कोई महत्व तो नहीं होता है। प्रयोजनवाद का कहना है कि इस संसार में यथार्थ रियलिटी का ज्ञान संभव, मीन्स ये रियलिटी पे विश्वास करता है, रियलिटी का ज्ञान होना चाहिए। तो जेम्स के अकॉर्डिंग प्रयोजनवाद जो होता है मस्तिष्क का एक स्वभाव है, ये एक अभिवृत्ति है जो विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है। कैंडल ने कहा है कि प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद अमेरिकी मस्तिष्क की व्यवहारिकता की प्रति छाया है, जो नए लोगों को जीवन संबंधी समस्या उनके समाधान के फलस्वरूप उत्पन्न करती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है एक्सटर्नलिज्म, मिस इसको हम लोग कह सकते हैं क्षण भंगुरतावाद कह सकते हैं। तो इसके जो राइटर है मिस देख सकते हैं, मिस जो इसके जनक है उनको हम लोग बोलते हैं कीरकजेरलैंड। क्या बोलते हैं? कीरकजेरलैंड बोलते हैं। स्पेलिंग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप इसकी KIER, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। तो KIERKAGARD, किर्केगार्डन, नीटजे, सार्टे बोलते हैं इनको, ठीक है। जो एक्सटर्नलिज्म, क्षण भंगुरतावाद के जो जनक कहलाते हैं वो किर्कजेरलैंड, सार्टे कहलाते हैं। और नित्से द्वारा जो है ये माना जाता है कि इन्होंने ये जो है ये क्षण भंगुरतावाद के बारे में बताया है। तो कह सकते हैं कि जो क्षण भंगुरतावाद होता है वो व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मीन्स जो व्यक्ति होता है इसके अंतर्गत में क्षण भंगुरतावाद के अंतर्गत बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। वो अपने भाग का निर्धारण स्वयं कहता है, जैसे कहते नहीं अपने भाग का विधाता स्वयं है, तो वो अपने भाग का जो निर्धारण होता है वो स्वयं करता है। वह अपने जो जीवन की जो उन्नति है, अवन्नति है, उसका स्वयं निर्धारण करने में स्वतंत्र होता है। इनके अनुसार जो होता है क्षण भंगुरतावाद एक सामाजिक बुराई होती है। इसके अकॉर्डिंग मीन्स कह सकते हैं जो व्यक्ति सामाजिक जो पर्यावरण है अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है मीन्स जो ये क्षण भंगुरतावाद है ये जो होता है ये सामाजिक बुराई होती है। और इनके अकॉर्डिंग जो
क्या होता है, जो सामाजिक पर्यावरण है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में व्यक्ति जो होता है जन्मा होता है, बड़ा हुआ होता है। तो क्षणभंगुरतावादियों के अनुसार व्यक्ति जो होता है विज्ञान पर निर्भर हो गया है। मीन्स जो क्षणभंगुरतावादी हैं उनका कहना है जो एक व्यक्ति है वो विज्ञान पर निर्भर हो गया, जिसकी उसकी स्वयं की पहचान ही खत्म हो गई है। सच सही बात है, ठीक है। साइंस पे आज हम लोग इतने डिपेंड हो गए कि हमारी स्वयं की पहचान क्या हो गई, खत्म हो गई है। ये कौन मानता है? क्षणभंगुरतावाद मानता है। क्वेश्चन आता है कि कौन ये मानता है कि जो होता है कि व्यक्ति जो है विज्ञान पर डिपेंड हो गया है, इससे स्वयं का जो पहचान है वो खत्म हो गई है। तो ये जो है क्षणभंगुरतावाद मानता है, ठीक है। और उसका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है। किसका अस्तित्व? व्यक्ति का अस्तित्व, ठीक है। तो व्यक्ति जो होता है क्या कहता है, स्वयं का निर्माता है और वह अपने भाग का निर्धारण भी स्वयं करता है। बाहर से जो चीज़ें हैं ना, बाहर से जो थोपे हुए कार्य हैं, जो भी कुछ भी है, कुछ हम आपको किसी बच्चे पे बाहरी कुछ कार्य है, काम है, वर्क है, उसको सौंप दिए हैं तो उसकी उन्नति में बाधक होते हैं। मिस कर सकते हैं कि अपने कार्यों से ही व्यक्ति क्या होता है, अपनी पहचान बनाता है। मानिए मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो अगर मैं अच्छी टीचर बनूंगी तो ये मेरी खुद की पहचान है। मिस अगर आपको खुद जो चीज़ पसंद है तो वो आप बहुत अच्छे से करोगे, उसमें आपकी पहचान बनेगी। लेकिन अगर मैं आपको थोप दूँ ज़बरदस्ती कि आपको इंटरेस्ट नहीं है भैया और आप ये काम करो, ज़बरदस्ती करना हुआ, उसमें आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। तो इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो होता है स्वयं का निर्माता है, वो उसकी जिस चीज़ में रुचि है वो उसमें अपनी पहचान बनाता है। और समाजशास्त्री का भी विश्वास, जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनका भी विश्वास है कि व्यक्ति की पहचान जो है समाज से है और समाज से परे वह अस्तित्वहीन होता है। समाज से अलग जाके आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो शिक्षाविदों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्षणभंगुरतावाद का पालन करने से सामाजिक ढांचा जो है खराब हो जाता है। मीन्स क्षणभंगुरतावाद को बिल्कुल नथिंग माना गया है, कहा गया है ये जो है एक बुराई है समाज के लिए, ठीक है। तो जो शिक्षाविद हैं, जो समाजशास्त्री हैं, क्या मानते हैं? क्षणभंगुरता का पालन करने से हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो खराब हो जाता है, ठीक, खराब हो सकता है, ठीक है। क्या होता है? खराब हो सकता है। जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो शिक्षा है, शिक्षा के व्यक्तिगत विषय, इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, योग्यता के अनुसार शिक्षा का, एजुकेशन का चयन कर सकता है। इसमें आपको सहायता जो होती है शिक्षक व योग्य व्यक्ति करते हैं। और व्यक्ति की आत्मिक संतुष्टि जो होती है सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होती है। अगर आपको या आपके बच्चे को कुछ सीखना है जो जिसमें उसको रुचि है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर कुछ भी सौंप देते हो ज़बरदस्ती करने के लिए, वो मायने नहीं रखता, उसमें वो अपना रिजल्ट, अपना परफॉर्मेंस बेटर नहीं दिखा पाता है। तो ये कहता है कि जो उसकी इच्छा अनुसार, योग्यता अनुसार शिक्षा का चयन करना चाहिए। जैसा कि इसमें जो उसकी हेल्प है शिक्षक कर सकता है, उसके आपके फैमिली मेम्बर में आप कर सकते हो, उसको योग्य बनाने के लिए जो क्या रुचि, क्या करना चाहिए, उसको सलाह दे सकते हो। तो व्यक्ति की जो सबसे बड़ी क्या होती है कि जिस काम को करने से उसको संतुष्टि मिलती हो, आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो आत्मसंतुष्टि क्या है, वो सर्वोपरि है, ना कि क्षणभंगुरतावाद में अत्यधिक विश्वास रखकर भिन्न भिन्न तानों बानों में उलझे रहना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है तो उसके लिए क्षणभंगुरतावाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में भी क्षणभंगुरतावाद सीमित है, ठीक है, बहुत ब्रॉड नहीं, बहुत सीमित सा है। जैसे शारीरिक शिक्षा जो है, शारीरिक शिक्षक विद्यार्थी को व्यायाम है, क्रिया है, खेलने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। यह सब करते हुए वह सामाजिक रूप से भी जुड़ा रहना चाहता है। अकेले होते हुए भी वो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है सामाजिक जीवन का सफल निर्वाह नहीं कर सकता है। व्यक्ति का अपना विकास भी तभी संभव है जब वो सामाजिक ढांचे में रहकर समाज को भी उन्नत करे, ठीक है। ये होता है, मीन्स टोटल कह सकते हैं जो क्षणभंगुरतावाद होता है, यह जो होता है एक व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र है। और यह जो दर्शन शास्त्र है व्यक्ति के अस्तित्व को ही वास्तविक सत्य मानता है, ठीक है। अब इस दर्शन शास्त्र में जो हमारे किरकेगार्डन है, इन्होंने कहा है कि यह जो है ये मनोवैज्ञानिकों की देन कहा गया है। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति समाज से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बस यहाँ पे व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दी गई है समाज से ज़्यादा। परंतु जो होता है व्यक्ति को समाज तभी अपनाता है जब वो समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयास रहता है, तभी आपकी पहचान समाज में बनेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, तो आपकी कैसे पहचान बनेगी। तो मिस वही इंसान समाज में अपना स्थान बना सकता है जो निरंतर प्रयासरत रहता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, ठीक है। अब आज अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में जॉन डीवी ने कहा है कि जो आज की शिक्षा है वो क्या है, व्यक्ति को ही शिक्षा का केंद्र माना गया है। जो आज की एजुकेशन है उसमें व्यक्ति को शिक्षा का केंद्र माना गया है। तो जिसमें जॉन डीवी ने क्या किया, जो दर्शन शास्त्र के समर्थक रहे हुए हैं, तो जो समर्थक रहे, इनका मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए जो व्यक्ति को विकसित कर सके। मीन्स कह सकते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र होना चाहिए इतना विस्तृत हो कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, अपने जो जीवन पथ पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने अनुभवों के माध्यम से कर सके। और यह कहा जाता है कि व्यक्ति अपने
अपनी रुचि के अनुसार जो शारीरिक व्यायाम करता है, लेकिन जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम जो होते हैं वो सामूहिक होते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इस कार्यक्रम को केंद्रित करना संभव नहीं होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र को शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब मिस क्षणभंगुरतावाद के बारे में समझ गए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी गई इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो होता है कि आज के टाइम पे जो शिक्षा होती है उसको व्यक्ति को इसमें शिक्षा का केंद्र मानते हैं दोस्तों। और जो होता है जैसे जानते शारीरिक शिक्षा जो होती है, शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं वो सामूहिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता ये कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम को क्या होता है, केंद्रित करना संभव नहीं होता किसी एक व्यक्ति के लिए, जो सामूहिक होता है। इसलिए जो ये दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन का शास्त्र को शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हमारी सारी जो हुई क्या हुई दर्शन शास्त्र की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसमें जो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं क्षणभंगुरतावाद जो होता है वो जो होता है उसमें व्यक्ति क्या होता है, स्वयं का निर्माता होता है, वो अपने भाग का निर्धारण स्वयं करता है। बाहर से जो कार्य थोपे गए हैं वो उसमें वो उन्नति नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उसके काम में है, उसके फ्यूचर में बाधक बन सकती है, रुकावट बन सकती है। अपने कार्यों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। और जो ये क्षणभंगुरतावाद है वो क्या करता है, वो क्या कहता है इसमें, वो जो है व्यक्ति को समाज से अधिक मानता है, मतलब व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है समाज से ज़्यादा। और वो व्यक्ति कैसे होते हैं, कौन से व्यक्तियों को महत्व देता है, जो व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला जो था हमारा आदर्शवाद हम लोगों ने पढ़ा था। आदर्शवाद के पितामह हमारे प्लेटो है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रकृतिवाद था। प्रकृतिवाद के पितामह हमारे रूसो थे। यथार्थवाद के पितामह हमारे अरस्तु थे। फिर हमारा आता है कि मानववाद के पितामह जो थे हमारे अब्राहम मैस्लो कह सकते हैं, अब्राहम मैस्लो थे। ठीक है, और भी इनके सिवा जो थे हमारे आइंस्टीन थे, कार्ल रॉजर्स थे, कार्ल रॉजर्स थे, मार्गरेट सेंगर थे, कार्ल रॉजर्स थे, अब्राहम मास्लो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ठीक है, और हमारे क्षणभंगुरतावाद की बात करें तो इसमें किरकेगार्ड, नीटजे और सार्टे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे, इनके फादर के नेम याद कर लेना। और हमारे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद जो है इन सब का जो है इन सब में जो होता है सत्य की खोज के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ओके, ये इसके क्वेश्चन आया है इसलिए याद रखना। तो होप आपको ये आज का वीडियो, आज का ये पॉइंट जो फिलॉसफी का था हमारा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ लेना जो बताया है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना, ऐसा नहीं पूरी कहानी लिख लेना, बस जो जो इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखना। वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वही कहना चाहूँगी, अगर फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके।